हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़। आप सब लगभग जानते ही हैं। तो ये 7 तारीख का पेपर है, बट एनालिसिस 10 तारीख को आ रहा है। इसका कोई रीज़न है? वो रीज़न लगभग को तो पता ही है वैसे, कि मेरा एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया हुआ था मैं। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि पेपर कैसा है क्या है, बस देने गया था। एंट्रेंस वाले में अपने को कुछ नहीं आता था। सही बात वो है। ठीक है। तो अब वो आज कल आया था, तो मैंने सोचा बना। तो मेरे 79 तो अटैम्प्ट हुए हैं उसके अंदर। फोर्थ शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, 79 मेरे अटैम्प्ट है। एक कंफर्म रॉन्ग है, वो मीनिंगफुल वर्ड वाला था। 3 क्वेश्चन आ गए थे, 3 क्वेश्चन थे मीनिंगफुल वाले। तो मैंने सोचा यार, अब 77 करने से अच्छा है थोड़े बहुत तो और करें, टाइम पड़ा है। तो फिर मैंने दो में तुक्के लगाए थे। तो तुक्के तो क्या, मतलब लगभग सही लगाए थे दो में। तो एक कंफर्म गलत हो गया, वो उसका पता है। बाकी और कोई गलत होता है तो अपने को पता नहीं है, बट हो भी सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्यूरेसी इतनी अच्छी आए। गलत होते हैं, आजकल मॉक में भी खूब गलत हो रहे हैं। रीजनिंग की बात करूं तो इसमें डेसिग्नेशन पजल आई थी, जिसमें आप समझ रहे हो ना कि मतलब ऑर्डर में होता है। जैसे कोई बैंक में कर्मचारी काम कर रहे हैं 8, तो किसी की हाईएस्ट पोजीशन है, फिर उससे लोअर है, इससे लोअर है, ऐसे। और सर्कल की में पजल आई थी 7 मेंबर की। बॉक्स पजल आई थी, 8 मेंबर थे इसमें, 8 बॉक्स थे। ऑर्डर सीक्वेंस आया था। कोडिंग डिकोडिंग का एक ही क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर जैसे होते हैं ना वो क्वेश्चन, एक ही लाइन दी हुई है, 3 वर्ड थे, इनका कोड ये हो सकता है। नंबर बेस कोड था। जैसे जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे सर्कल्स 7 मेंबर ये लिखा हुआ है, तो इसका 7 2 5 दे दिया, फिर आगे 3 3 ऐसे करके वो पजल, वो क्वेश्चन था। ठीक है। एक कोडिंग डिकोडिंग का ही हो गया। सिलोगिज्म ओनली ए फ्यू वाले आए थे। मीनिंगफुल वर्ड आया था, जिसका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था हैंग। ये जो मैंने एक स्किप किया था वो यही क्वेश्चन था, क्योंकि हैंग बन तो रहा था, बट कंफर्म नहीं था कि हैंग बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था कि कोई और ना बन जाए। इनक्वलिटी आई थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ नहीं था। डायरेक्शन डिस्टेंस आया था। डायरेक्शन डिस्टेंस में 2 + 1 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन तो एक मतलब वो समरी दी हुई थी, उस समरी को अपन बनाते हैं, उसके बाद जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग थे। एक क्वेश्चन ये था जिसमें अपने को पूरी लाइन दी हुई थी, और उसके मतलब एक ही, उसका एक ही क्वेश्चन था, वो अलग था। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, शायद इसके 4 क्वेश्चन थे। और वर्ड फॉर्मेशन वाला वो था, जिसमें 3 3 के पेयर के आते हैं ना, वो था। इसमें भी शायद 3 से 4 क्वेश्चन थे, बट दो इसमें थे जो मीनिंगफुल थे। उसमें ये था कि मतलब 3 3 के पेयर दे रखे हैं। इसमें ये था कि पहले और सेकंड को इंटरचेंज कर दोगे ना, तो मीनिंगफुल जो वर्ड बन रहे हैं वो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं वो बताओ। तो यहाँ पे इसके अंदर है ना 3 आंसर होना था, मैंने आंसर लगा दिया था 2। ये मेरा एक गलत है, मैंने लगाया था रन और पैट, ये 2 ही लगाए थे, जबकि एक और बन रहा था OWE। ठीक है। बाकी एक एक वर्ड, एक और मीनिंगफुल क्वेश्चन था इसमें। यह था कि मतलब जो 3 वर्ड है ना, 3 3 लेटर का जो वर्ड है, उसके अंदर एवरी एंड लास्ट लेटर के लास्ट में ये ऐड कर दो, तब कौन सा मीनिंगफुल बनेगा। तो यहाँ से मेरा एक बना था पीक। तो ये तो रीजनिंग का था। बाकी डुएबल पेपर था, कोई लेंथी पेपर नहीं था। ये लेंथी पेपर नहीं था, डुएबल पेपर था। ये मेरा 18 मिनट में हो चुका था। 18 नहीं, 18 पॉइंट कुछ थे, मतलब 19 मिनट में हो चुका था। ये इजी पेपर था, कुछ नहीं था। जिसके अंदर ये सर्कल 7 मेंबर वाली पजल थी, इसमें मैं फंसा था, फंस गया था। मतलब मैं पढ़ रहा था कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो घबराहट के बीच हो जाता है। फिर 1 मिनट का आप सांस लीजिए, आराम से दोबारा सोचिए, हो जाएगा। वो होता है क्या है, जाते जाते पहले यही पजल उठाई थी, और हुआ ये कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हो, ये पढ़ रहा हूँ, अब वो बैठ ही नहीं रही पजल, बन ही नहीं रही। और क्या, फिर दोबारा बनाई, तब जाके ध्यान में आया कि थर्ड टू द लेफ्ट है। फिर अगर अपन क्वांट की बात करें, क्वांट बिल्कुल ये जो सिंप्लीफिकेशन थी ना, इसने घुमाया है सबको। पता है वो जो चल रहे हैं ना, इतना हार्ड पेपर आ गया, ये आ गया, वो आ गया है, ये आ गया, वो सिंप्लीफिकेशन की वजह से है। रीजन बताऊंगा मैं अभी। DI लाइन ग्राफ आई थी, बिल्कुल इजी थी, इसमें कुछ भी नहीं था। एक DI आई थी टेबुलर, जिसके अंदर 4 और 6 की बात कर रहा था कि एक बैट्समैन है, 4 अलग अलग ईयर में रन बनाता है वो। तो कुछ चौकों से रन बनाता है, कुछ छक्कों से बनाता है। जैसे 2010 में दिया हुआ था 30 चौके और 60 छक्के मारता है। 2011 में 40 चौके और 50 छक्के मारता है। 2012 में 30 चौके और 40 छक्के। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कंफर्म डाटा नहीं कह रहा। ठीक है। तो फिर जो इसके क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे थे कि जो 2010 में वो चौकों से जितने रन बना रहा है, तो कितने रन बना रहा है, 120। ये 2011 में जो छक्कों से रन बना रहा है, उसका कितना परसेंटेज है, तो छक्कों से कितने बन रहे हैं, 300। तो ये 120 300 का कितना परसेंटेज है, ऐसे क्वेश्चन थे इसमें। तो
वैसे नॉर्मल ही था, जिसको अगर चौको छक्कों की मतलब थोड़ी सी नॉलेज हो कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 6 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी जो अर्थमेटिक के थे ये शायद 10 से 12 क्वेश्चन थे। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई हुई थी, बाकी कुछ नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। आपने सुना होगा कि लेंथी थे, ये थे, वो थे, कुछ नहीं था। केसलेट थी 4 से 5 क्वेश्चन की, जिसके अंदर 3 से 4 लाइन की वो केसलेट बन रही थी। ए और बी 2 मेंबर दिए हुए थे, कुछ बॉल दी हुई थी, 1-2 आइटम और दे रखे थे, बास्केट दे रखा था, ऐसे कुछ करके दे रखा था, ये डाटा बनना था। तो इसमें ये डाटा कन्फर्म दिया हुआ था, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ था, फिर ये वाला डाटा दिया हुआ था, ये शायद 100 दिया हुआ था, इन दोनों का रेशियो दिया था, ये डाटा दिया था। बाकी जो ये 3 थे ना, इसके अंदर इन दोनों का सम दे दिया था, और बाकी टोटल सम देके मतलब नॉर्मल निकल रही थी, कुछ भी नहीं था। बाकी मिसिंग नंबर सीरीज थी, ये भी नॉर्मल थी। अब वो सिंप्लीफिकेशन की वजह से पेपर हार्ड हो गया। पता है क्यों हुआ? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तुम मॉक में क्या करते हो, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड वाली आंखों देखी और सोल हो गई, आंखों देखी और सोल हो गई, ऐसी मॉक में करते हो। वहाँ क्या था, वहाँ बड़े बड़े नंबर थे, ना कि छोटे नंबर थे। बड़े बड़े नंबर थे, आंखों से सोल्व नहीं हो रही थी, कॉपी में रख के सोल्व करोगे तो पक्का यहाँ 30 सेकंड एक क्वेश्चन में लगने थे। अब ये तुम्हें वही बात है ना, मॉक में लगते हैं 10 सेकंड, वहाँ लग रहे हैं 30 सेकंड, और फिर ऊपर से नीचे वो स्लाइड करके आंसर ऑप्शन लगाना, लास्ट ऑप्शन मिल रहा था लगभग का, उसमें वहाँ टाइम लग रहा था। तो बस दिक्कत वहीं आ रही है तुम्हारे, और कहीं दिक्कत नहीं है। क्योंकि अर्थमेटिक में तुम्हें 1 मिनट लगता है, 1 मिनट ही वहाँ लगा हुआ, यहाँ भी 1 मिनट लगाते हो, वहाँ भी 1 मिनट लगाते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत सिंप्लीफिकेशन में है कि यहाँ 10 सेकंड लगा रहे हो, वहाँ 30 सेकंड लगा रहे हो। सिंप्लीफिकेशन भी ये नहीं है कि मतलब नॉर्मल आती है। अब अर्थमेटिक में जिसको अर्थमेटिक में कम टाइम लगता है उसको पेपर इजीली हो गया। जैसे अर्थमेटिक में मेरे को कम टाइम लगता है तो लगता है, इसमें कोई क्या है कि मतलब लगता है तो लगता है, बस बात खत्म। तो मेरे को फिर वही बात है ना, अब जैसे मेरे को यहाँ से 30 सेकंड लगते हैं, आपको 1 मिनट लगता है, मेरे को 30 सेकंड लगते हैं, मेरा ये टाइम बचा ना, 5 मिनट बच गए। अब वो सिंप्लीफिकेशन अगर आप फास्ट करोगे, 10 सेकंड का आते 30 सेकंड की आ रही है, जितने फास्ट करके 20 सेकंड में कर लोगे तो 10 सेकंड बचे आपके, कितने बचे, 50 सेकंड बचेंगे। 5 मिनट और 50 सेकंड बहुत डिफरेंस हो जाता है। रीज़न ये था, और कुछ नहीं था। बाकी मेरे 80 पूरे कर सकता था अगर वो मैं हैंग वाला भी अटेम्प्ट कर देता, क्योंकि मेरा पेपर 40 मिनट में कंप्लीट हो चुका था। बट वही बात है ना कि 3 मीनिंगफुल वाले थे, रिस्क नहीं लेना था, सिर्फ 2 ही किए, उसमें भी एक गलत तो होना श्योर है। अब बाकी नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा पेपर में, क्योंकि पहली और जो सेकेंड शिफ्ट थी ना, उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन थी वो भी नॉर्मल है, बाकी सब पूरा पेपर नॉर्मल ही था। एस सेकेंड का के साथ अपन का नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी 13 और 14 को 2 दिन पेपर और हैं, तो ये पेपर भी होने दो, कैसे क्या आते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। बाकी अपन जून की अर्थमेटिक की सीरीज कर रहे थे, जो बीच में ही रुक गई थी, बीच में मतलब कंटिन्यू पेपर आने की वजह से। एक को पेपर था मेरा, 5 को था, 7 को था, या 8 को, ये 4-5 पेपर कंटिन्यू आ गए थे। एक को तो 2 ही पेपर थे, 2 पेपर थे एक तारीख को, तो इस वजह से बीच में मेरे को रोकनी पड़ी मजबूरी में, बाकी मेरी इच्छा तो नहीं थी। तो अब वापस स्टार्ट कर रहे हैं, वापस स्टार्ट करेंगे किससे, अब अर्थमेटिक तो कर ली जितनी कर ली, बाकी अपन केसलेट से स्टार्ट करेंगे। वो केसलेट का पहला वीडियो आज ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि केसलेट देखी गई है 7 तारीख वाले में, तो हो सकता है 13 और 14 में भी एक केसलेट आए। बाकी आरआरबी पीओ में आनी कन्फर्म है, आईपीएस क्लर्क में भी आनी कन्फर्म है केसलेट, तो अपन केसलेट पे ध्यान देते हैं। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि और बाकी आपके जो भी अटैम्प्ट रहे हैं, 4th शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जिसमें भी आपका पेपर था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने अटैम्प्ट थे, कितने सही आपको लग रहे हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। बाकी उसके हिसाब से देखते हैं जो भी। अब बट मेंस की तैयारी ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है आरआरबी क्लर्क में अगर नहीं हुआ तो आरआरबी पीओ में हो जाए, पीओ में नहीं हुआ आईबीपीएस क्लर्क में हो जाए। 3 एग्जाम कंटिन्यू, आपके 3 में से एक तो मेंस ज़रूर होना है, 3 में से एक मेंस जरूर होना है। आईबीपीएस पीओ के फॉर्म आ चुके हैं, 22 तारीख लास्ट डेट है, उसमें भी होना है। तो आईबीपीएस पीओ का तो प्री मेंस आरआरबी क्लर्क मेंस के जैसा आएगा, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क आने वाले, तो मेंस की तैयारी जरूर करना। बाकी जैसा भी हुआ है पेपर अच्छा ही हुआ होगा, आई होप सो। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।